एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज यूपी में वैश्य समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तरीय बड़ा सम्मेलन करने वाली है। आज कानपुर में भाजपा का व्यापारी सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल कुमार गुप्ता नंदी शामिल होंगे। दावा है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 30,000 व्यापारी शामिल होने वाले हैं। बता दें कि ये व्यापारी सम्मेलन कानपुर महानगर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर होना है। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए प्रदेश भर के व्यापारियों को इकट्ठा कर बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ भी व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। 30,000 व्यापारियों के शामिल होने का दावा इसमें किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर आज एक बड़ा कार्यक्रम होना है। योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल होंगे। 30,000 व्यापारियों को जुटाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। आज वैश्य सम्मेलन भाजपा की ओर से किया जा रहा है। बड़ा ये सम्मेलन रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज कानपुर में भाजपा सम्मेलन होगा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। जो सम्मेलन होना है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 30,000 व्यापारी इसमें शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, चाहे वो युवा वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो। इसके साथ साथ किसानों को लेकर तो हर बार उन्हें साधने की कोशिश होती ही है। तो आज जो सम्मेलन हो रहा है उसमें 30,000 व्यापारियों को जुटाने की कोशिश है। दावा किया जा रहा है 30,000 व्यापारी इस कार्यक्रम में जुटेंगे। दो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। कानपुर में भाजपा का आज बड़ा सम्मेलन होना है, वैश्य समाज का ये सम्मेलन, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी जुटेंगे। और रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रतीश, कानपुर में आज एक बड़ा सम्मेलन होना है, बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसके लिए तैयारियां भी कर ली होंगी। कितने बजे तक योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, कितने बजे कार्यक्रम, पूरा अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए, आज व्यापारियों को और वैश्य समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कवायद करी है। भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 18 मंडल 75 जनपदों तक जाकर तमाम जनपदों के व्यापारी और व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद उनको न्योता दिया गया और इसका प्रचार प्रसार काफ़ी किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही व्यापारियों के हित को साधने वाली पार्टी है और सरकार है। योगी सरकार ने व्यापारियों के हितों को साधा है और इसलिए आज कानपुर के निराला नगर के ग्राउंड में वो व्यापारी संगठन वहां पर पहुंचे, उनके प्रतिनिधि पहुंचे और भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज यहां पर पहुंचेंगे। पीयूष गोयल का जो प्रोटोकॉल है वो 12:15 बजे निराला नगर रेलवे मैदान पहुंचने का है। मुख्यमंत्री भी 12 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि रेलवे मैदान में पहुंचेंगे और उसके बाद 3:15 बजे तक का ये कार्यक्रम चलेगा। सभा को संबोधित किया जाएगा। पंडाल, भव्य पंडाल तैयार किया गया है, वाटरप्रूफ पंडाल है, लेकिन मौसम इस कार्यक्रम को में बाधा बन सकता है क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सुबह का मौसम भी खराब है। रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की बारिश की संभावना मौसम ने जताई है और 30,000 के आसपास प्रदेश भर से व्यापारियों को जुटाने की बात कही गई है, लेकिन मौसम इस कार्यक्रम में रोड़ा बन सकता है। फिलहाल बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है और इसको कार्यक्रम को कानपुर में करने का मकसद भी साफ है क्योंकि कानपुर व्यापारी नेताओं की भूमि रही है। श्याम बिहारी मिश्रा यहाँ से बड़े नेता व्यापारियों के रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। सुरेंद्र मोहन अग्रवाल एक बड़े नेता रहे हैं। तो तमाम व्यापारी नेता भी कानपुर की भूमि से ही निकल करके आए हैं और इसलिए व्यापारियों को साधने की जो कोशिश है वो कानपुर से की जा रही है क्योंकि औद्योगिक राजधानी भी रही है और व्यापारियों की नेतागिरी का ये केंद्र रहा है। इसलिए कानपुर में आकर के सभी व्यापारियों को बुला करके उनको साधने की भाजपा की कोशिश है। जी रतीश, आज का जो कार्यक्रम है आगाज 2022 इसको नाम दिया गया है, क्या इसके पीछे की कोई वजह है? 2022 चुनाव को देखते हुए इसे किया गया है या फिर अभी नया साल है, व्यापारियों के लिए कुछ नई सौगातें मिल सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसको लेकर ये नाम रखा गया है?
देखिए, पिछले दिनों सरकार के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक मोमेंटम सेट करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब भी आती है तो व्यापारियों का हित नहीं होता, व्यापारियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तमाम तरीके के टैक्स लगते हैं, छापेमारी होती है, जीएसटी नोटबंदी जैसी परेशानियां देखने को मिलती है और कोरोना ने व्यापारी और व्यापार जगत को काफी ज्यादा धक्का पहुंचाया था। यही सब मैसेज और संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है कि व्यापारी समाज काफी ज्यादा भाजपा के साथ जाता है और वैश्य समाज जो है वो भाजपा के साथ खड़ा रहता है हमेशा हर चुनाव में। इसी की गोलबंदी के लिए, लामबंदी के लिए इस आयोजन को किया गया है और शायद इसीलिए वैश्य नेता और कैबिनेट मंत्री नंदी को इसकी जिम्मेदारी दी गई और पीयूष गोयल जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं उनको दिल्ली से बुला करके ये साधने और समझाने की कोशिश है कि वैश्य समाज के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और वैश्य समाज और व्यापारी हित की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और यही एक मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। शायद इसीलिए प्रदेश भर के व्यापारियों को कानपुर बुलाया गया है, निराला नगर साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अभी तक हम जातिगत समीकरण ही देख रहे थे, लेकिन अब अगर देखें तो युवाओं को भी साधने की कोशिश है, छात्रों को साधने की कोशिश है, किसानों को साधने की कोशिश है और अब व्यापारी वर्ग भी छूटा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसका असर यूपी चुनाव पर भी साफ दिखने लगा है। कई राजनीतिक दलों ने वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज वर्चुअल रैली है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह वाराणसी में वर्चुअल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं प्रियंका भी वर्चुअली अभियान से जुड़ेंगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली से प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत आम लोगों से जुड़ने वाली है। तो अब कोरोना का खतरा है लेकिन चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में रैलियां भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्चुअल रैली एक तरीका निकाला गया है जिसके जरिए जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाया जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका की वर्चुअल रैली आज होनी है। दिल्ली से वर्चुअली प्रियंका गांधी जुड़ेंगी। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होना है और संजय सिंह की भी जनसभा होगी। ये जनसभा भी वर्चुअली ही होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें, कोशिश ये लगातार रहेगी। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए फिजिकली ना पहुंचते हुए वर्चुअली रैली करने का फैसला दोनों राजनीतिक पार्टियों की ओर से लिया गया है। आज प्रियंका गांधी की भी रैली होनी है, वर्चुअली रैली होगी दोपहर 2 बजे। इसके अलावा संजय सिंह भी आज रैली करेंगे। अब देखिए वर्चुअल रैली के फायदे और नुकसान क्या है ये भी समझ लेते हैं। फायदा ये है कोरोना में एक जगह भीड़ जमा नहीं होगी जिसकी वजह से खतरा भी कुछ कम होगा। नुकसान ये है इसमें समर्थकों की संख्या का सही तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरा फायदा, नेता भी सुरक्षित है, अपनी बात सुरक्षित होकर ही वो रख पाएंगे, जनता भी सुरक्षित रहेगी। नुकसान ये है हर वोटर तक पहुंचने में इसमें मुश्किल होती है, हर वोटर तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। अगला फायदा, डेटा और अन्य तकनीक का इस्तेमाल काफी आसान हो जाता है। लेकिन जो नुकसान ये है कि इसमें ना तो आप आइडिया लगा सकते हैं, ना अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग जुटे हुए हैं, कितने लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, कितने लोगों को वो बात अपील कर रही है और क्या लोग वर्चुअली उतना कनेक्ट कर पाएंगे जितना फिजिकली जब ये तमाम राजनेता पहुंचते थे तब कनेक्ट हो पाता था। बहरहाल परिस्थिति को देखते हुए वर्चुअल रैली का जो फैसला है वो लिया गया है। कांग्रेस की भी आज एक वर्चुअल रैली होनी है। इसके अलावा आपकी भी एक वर्चुअल रैली होगी। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, आज देखें तो कांग्रेस की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से भी वर्चुअल रैली की जाएगी, लेकिन वर्चुअल रैली को ही अगर हम समझने की कोशिश करें स्थिति को देखते हुए तो ये ठीक है, लेकिन क्या चुनाव में इसका कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए गुंजन, इस समय अगर बात करें तो बात सिर्फ फायदे नुकसान तक नहीं है, बात है परिस्थितियों की। और परिस्थितियां जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि अब जिस तरह की चुनावी सभाएं या रैलियां पहले हो रही थी उनको फिर से किया जाए, क्योंकि जिन चुनावी सभाओं की हम बात करते हैं आप उनके कुछ गिने चुने उदाहरण अगर आप देख लें। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लखनऊ में आते हैं, एक रैली करते हैं, उसके अगले दिन उत्तराखंड में करते हैं और उसके अगले दिन पता चलता है वो कोरोना पॉजिटिव है। न जाने कितने लोगों से उनकी मुलाकात होती है इस दौरान, लखनऊ में भी उत्तराखंड में भी। तो ये एक जो परिस्थिति है सामने उससे अंदाज़ा लगाइए। दूसरे उदाहरण आप लीजिए, कांग्रेस की हम बात करते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी के परिवार में एक कोरोना पॉजिटिव केस आता है जिसके बाद वो खुद को आइसोलेट कर लेती हैं। तो देखिए अगर इन चीज़ों को आप देखें तो ज़रूरत यही थी कि अब इन चुनावी सभाओं और रैलियों को बंद किया जाए और लगातार
आम जनता भी ये चाह रही थी और लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील भी कर रहे थे कि लोग इन चीज़ों से बचें। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस की तरफ से ही अपील की गई निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर कि चुनावी रैलियों पर, सभाओं पर रोक लगाई जाए, वर्चुअल रैलियाँ की जाएँ। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरह का बयान दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिया और आज से ये दोनों ही दल वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। वाराणसी की जो रोजगार गारंटी महारैली है वो वर्चुअल माध्यम से होगी। दोपहर में 3 बजे इसका समय रखा गया है। उससे पहले 2 बजे से प्रियंका गांधी की जो रैली है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ में, वो होगी। इनमें एक चीज़ ज़रूर है, देखिए निश्चित रूप से टेक्निकली बहुत सी समस्याएं हैं सामने। जो आपने कहा कि भीड़ का अंदाज़ा कितने लोग सुन रहे हैं आपको ये नहीं लग सकता, लेकिन इसके लिए ये किया जरूर जा रहा है कि कम से कम जो रैली हो वो 2 वे कम्युनिकेशन हो। खासतौर से हम अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो उन्होंने प्रियंका गांधी ने साफ ये कहा है कि रैली जो होगी, जो ये संवाद होगा, रैली की जगह अगर संवाद का बेहतर होगा तो वो 2 वे कम्युनिकेशन, यानी जो लोग हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए अगर 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो लोगों की कनेक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। माध्यम की अगर बात करते हैं तो दोनों ही दल जो है वो चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इन सभी माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी अप्रोच हो सके। बिल्कुल कोशिश लगातार की जा रही है वर्चुअल तरीके से ही लोगों से जुड़ने की, और 2 वे कम्युनिकेशन की जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई इफेक्टिव भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। चलिए अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। वाराणसी से खबर मिल रही है जहां जीएसटी टीम की छापेमारी जारी है। तंबाकू कारोबारी के यहाँ पर छापा मारा गया है। पंपी पांडे के यहाँ जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। पांडेपुर प्रेमचंद नगर कॉलोनी में छापेमार कार्रवाई की गई है। देर रात तक छापेमारी लगातार जारी रही। टीम की जांच जारी है। तंबाकू कारोबारी के यहां पर छापा मारा गया है। पंपी पांडे के यहां सीजीएसटी की टीम ने छापा मारा है। नितेश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नितेश, अभी तक की छापेमारी में क्या सामने आया? गुंजन, अभी जो टीम है वो वहां पर पहुंच के सारे कागजात उन्होंने खंगाले हैं और इसके साथ ही जो पंपी पांडे हैं इनके सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए हैं, ये अन्य इनके व्यवसाय भी हैं। तो उन व्यवसायों में स्थिति क्या है, उन्होंने जीएसटी को लेकर क्या कोई चोरी की है, ये सारी बातें अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन देर रात तक जो टीम थी सेंट्रल जीएसटी की वो इनके घर पर मौजूद थे और घर के साथ अन्य जो फोन कॉल है और इसके साथ ही जो रिश्तेदार हैं उनके भी जो संपर्क है उनको भी तलाशा गया है। तो अब ये सामने आना अभी बाकी है कि इस पूरी जो छापेमारी है इसका जो निचोड़ है वो क्या सामने आया है। लेकिन अभी तक ये छापेमारी जारी है और ये रूटीन छापा बताया जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी करती आई है तो उसके तहत ये छापेमारी की गई है। अब थोड़ी ही देर में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, सारी चीजें फिलहाल अभी छापेमारी जारी है। गुंजन, नितेश, अगर रूटीन छापेमारी है तो कल देर रात छापेमारी चली, क्या अभी भी छापेमारी जारी है? जी गुंजन, अगर बता दूं आपको तो जो पंपी पांडे का पांडेपुर स्थित जो प्रेमचंद नगर कॉलोनी है वहाँ पर जिस मकान में छापा पड़ा है वहाँ पर पहले जब जीएसटी की टीम पहुंची है तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको एक सकते में आए। फिर उसके बाद जब जीएसटी की टीम वहाँ पर पहुंची देर रात तक उन्होंने जो कागजात है वो खंगाले और जो भी जीएसटी के इनके ब्यौरे हैं वो मांगे गए हैं। पूरी रात तक अगर बात करें तो रात 1:30 बजे के बाद तक ये सारी प्रक्रिया जारी रही है और अभी भी ये बताया जा रहा है जो चीजें जो सामने है कि वहां पर जो जीएसटी से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो उस मकान में मौजूद है। तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद साफ होगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी के नाम सामने आए हैं। सभी पर हत्या, मारपीट, साक्ष्य छिपाने का आरोप है। 27 सितंबर को गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। तत्कालीन इंस्पेक्टर जगत नारायण समेत 6 पुलिसकर्मी चार्जशीट में शामिल हैं। सभी पर हत्या, मारपीट और साक्ष्य छिपाने का आरोप लग रहा है। 27 सितंबर को गोरखपुर के एक होटल में मनीष गुप्ता की जान गई थी और अब इस हत्याकांड पर चार्जशीट भी दाखिल हुई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों का नाम भी शामिल है। करीब 6 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ करेगी। गृह विभाग की हाई लेवल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा था धनंजय सिंह। माफिया धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। तो लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब एसटीएफ की ओर से की जाएगी।
गृह विभाग की हाई लेवल की एक बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया। जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा था धनंजय, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। साजिश रचने का पूरा आरोप यहां पर जताया जा रहा है। अब एसटीएफ की ओर से जब जांच पड़ताल की जाएगी तो देखना होगा क्या नए पहलू इसमें सामने आते हैं।